हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारी नई लेक्चर सीरीज़ में जिसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इसका लेक्चर 1 में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली प्री हिस्ट्री का पार्ट है। प्री हिस्ट्री मतलब ऐसी हिस्ट्री जिसके हमें थोड़े बहुत रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, बट लेकिन उन्हें अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इसलिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कवर अप कर रहे हैं। सो जो मोस्ट मैच्योर फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो 2500 BC से लेके 1500 BC के बीच में माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी के बीच में थी। बेसिकली ये सिविलाइजेशन और भी पुरानी है, लेकिन हम मोस्ट मैच्योर फेज की हम जनरली बात करते हैं। इसे हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ऑलमोस्ट सभी फील्ड में किया है। टूल्स बनाने में, बट आपके बर्तन बनाने में, फिगर्स बनाने में। ठीक है, सिंस दे यूज्ड ब्रॉन्ज ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ देयर लाइफ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। बट इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब सहायक नदियाँ थी, कौन कौन सी, जैसे झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। उसके अलावा इंदस है जिसको हम सिंधु कहते हैं, एक सरस्वती है। तो टोटल 7 नदियाँ होती थी उस समय। इसलिए इसको हम, इस रीजन को हम लैंड ऑफ 7 रिवर्स या फिर सप्त सिंधु के नाम से भी जानते थे, और इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पड़ा। ये जो सिविलाइजेशन थी, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। मतलब ये चारों सिविलाइजेशन एक ही समय में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। मतलब उन जनरली हम, जैसे हम लोग वर्णमाला या मैथ्स में या फिर इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो इन लोगों की स्क्रिप्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, लिपि में कुछ लिपि पिक्चरों वाली थी, चित्रों वाली थी। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हुआ करती थी, और इसे अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं बेसिकली। और बात करें जो व्यापार के लिए, कॉमर्स के लिए जो सिस्टम यूज़ करते थे, उसे हम अभी तक हमारे अकॉर्डिंग वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से बदलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको गेहूँ चाहिए और आपके पास चावल है, तो आप क्या करोगे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जिससे जिसके पास क्या हो, गेहूँ, जिससे वो चावल को क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले। ठीक है, अब एक्सटेंट की बात करें तो अभी तक जितनी भी हमें साइट्स मिली हैं, उन साइट्स में जो नदन मोस्ट साइट है इसकी, वो है मांडा। मांडा जो है सबसे उत्तर भारत में सबसे उत्तर की जगह है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देन ईस्ट में हम बात करें, पूर्व में, तो आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर साउथ में बात करें, दैमाबाद, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। और वेस्ट में हम बात करें वो है सुख्ता जैंदौर, जो कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे स्थित है। तो ये इसकी एक्सटेंट है। इसका मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले है हड़प्पा। तो इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। तो 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने क्या किया था, इसको खोजा था। ये कौन से रिवर के आसपास सिचुएटेड है, वो है रिवर रावी। ये आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट साइट है, वो है आपकी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है वो आपकी इंदस रिवर के पास सिचुएटेड है। इसे रखलदास बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड, है ना। बेसिकली यहाँ पे एक बुद्ध साधु जो मॉन्क थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें एक मूर्ति दिखी जिसका सर बाहर निकला हुआ था ज़मीन से। तो उन्हें लगा शायद ये बुद्ध की मूर्ति हो, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो एक मूर्ति है जो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो है लोथल। लोथल क्या है, भोगवा रिवर, अहमदाबाद गुजरात के पास में है। ये एक एंशंट पोर्ट हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जहाँ पर दूसरे देशों से, बाहर की सिविलाइजेशन से क्या होते थे, यहाँ पर जहाज आते थे, और वो अपना बेसिकली, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि वो अपना जो ट्रेड था उनका, वो दूसरे देशों से भी या फिर दूसरी सिविलाइजेशन साथ में होता था। ये इसका एक प्रूफ है। ठीक है, देन है धोलवीरा। धोलवीरा आपका लूनी रिवर के पास सिचुएटेड है, जो कच्छ गुजरात में है। ये भी बहुत बड़ी साइट है। देन राखीगढ़ी, जो मैंने बताया, सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और ये आज हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे बड़ी साइट बन गई है। इससे पहले शायद मोहनजोदारो था, जो अब नहीं रहा, अब है आपकी राखीगढ़ी। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, तो देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है,
ये सिटाडेल में होता है। सिटाडेल का मतलब होता था अपर सिटी। तो अपर सिटी के सेंटर में होता था ग्रेट बाथ। जनरली ये पूल होता था वाटर का, जिसकी लेंथ होती थी 39 फीट और ब्रेथ होती थी 28 फीट, और करीब डीप, हम अगर इसकी डेप्थ देखें वो होती थी करीब 8 फीट के अराउंड। ये जो पूल होता था ये बेसिकली इट वाज मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ये जली हुई या पकी हुई ईंटों से बनता था। और क्योंकि पानी ज़मीन में ना चूस जाए इसलिए उसकी सरफेस पर टार, मोर्टार, बिटुमेन और जिप्सम के पेस्ट को, केमिकल्स को लगाया जाता था ताकि इसमें से पानी रिसकर ज़मीन के अंदर ना जाए। ठीक है। और इसके अलावा एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था, जिससे पूल को रेगुलर इंटरवल में खाली करके वापस भरा जाता था। जनरली माना यह गया है कि इसे सिर्फ स्पेशल ओकेजन या फिर त्यौहार या ऐसी चीज़ों पे ही इस पुल का उपयोग किया जाता होगा जनरली। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटाडेल। ठीक है। जनरली सभी सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स मिली हैं हमें, सॉरी, इन द सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स मिली हैं उनके वेस्टर्न एंड ऑफ टाउन में ही हमें जनरल सिटाडेल देखने को मिलता है। ठीक है। ये जो सिटाडेल होता था ये, इसको हम बोल सकते हैं अपर टाउन, जो कि लोअर टाउन से काफ़ी ऊंचाई पे स्थित होता था। ठीक है। और इसके आसपास देखने को मिलता है कि एक शायद किले जैसा दीवारें होती थी ताकि सिटी को सेव किया जा सके और फ्लड का पानी भी इसके अंदर इंटर ना किया जा सके। देन माना ये जाता है कि जनरली जो बड़े बड़ी रूलिंग क्लास के मेंबर होते थे या फिर जो हायर क्लास के लोग होते थे वही सिटाडेल में रहा करते थे। सिटाडेल में और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ग्रेट बाथ, वर्कशॉप्स, मार्केट प्लेस और ग्रैंडरीज। ग्रैंडरीज जहाँ पे हम क्या रखते हैं, अपने अनाज को रखा जाता था। नेक्स्ट है सील। करीब 2000 सील से ज़्यादा हमें रिकवर्ड हो चुकी हैं। ठीक है। सील्स को यूज़ किया जाता था एज ए क्रेडिट और स्टैम्प के लिए। ठीक है। हर सील के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन होता था जो शो करता है कि बेसिकली ओनरशिप को शो करता है कि हाँ ये सील हर सील एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बिलोंग करती होगी या उसका एक पर्टिकुलर महत्व रहता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सील मानी गई है पशुपतिनाथ की। ठीक है। ये जो सील्स हैं ये सील शो करती हैं आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ हरप्पन पीपल, है ना, कि यहाँ के लोग काफ़ी आर्टिस्टिक थे, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, है ना। देन हमें यहाँ पर मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया और सुमेरिया की सील्स भी मिली हैं। इसका मतलब फॉरेन ट्रेड यहाँ पर होता होगा उस समय। और ये जो पिक्चर्स हैं ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमें इन्फॉर्मेशन का, कि जिससे हमें उनकी सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है कि उस समय क्या क्या चीज़ें रही होंगी। नेक्स्ट है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मेन काम होता था बेसिकली अनाज को स्टोर करने के लिए। तो ग्रेनरीज हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में मिली हैं। जनरली सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे मिला है। आपने वो देखा ना कि जेल में चक्की पीसते हुए मुजरिम, तो जनरली वैसे ही सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिले हैं जो शायद अनाज को कूटने के लिए और आटा बनाने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। ठीक है। फिर जो ग्रैंडरीज है वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती है ताकि उन्हें फ्लड और इंसेक्ट से बचाया जा सके। और लाइम लाइम में चूने का उपयोग किया जाता था इंसेक्टिसाइड के रूप में, और ग्रास का यूज़ किया जाता था मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ताकि जो अनाज है वो सुरक्षित रहे। अदर सोर्सेज हमको देखिए कुछ और भी चीज़ें मिली, जैसे कि बियर्ड मैन ऑफ लाइमस्टोन। ऐसा माना गया है कि ये कोई रूलिंग क्लास का व्यक्ति होगा जिसकी इमेज बनाई गई होगी। ऐसी ही डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज, ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो होती थी उसके हेल्प से उन्होंने डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज बनाते थे, जिसमें क्या होता था बेसिकली पहले एक लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में सबसे पहले एक मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, उसको मिट्टी से कवर किया जाता था, फिर दोनों को गर्म करके सुखाया जाता था। ठीक है। जिससे बाद क्या होता था कि जो मोम होता था वो पिघल के बाहर निकल आता था। ठीक है। जब वैक्स मेल्ट होके बाहर आ जाता था उसके बाद उस सांचे में, ठीक है, उस मोल्ड में क्या होता था, ये लोग पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाल देते थे। ठीक है। जिससे बाद में हमें डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज या टेराकोटा फिगर्स मिलती थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम इस लेक्चर के, वो है फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग। जो उनकी सिटी थी वो अगर आपको याद ना भी हो तो आप आज जो हम देखते हैं अपनी सिटीज़, कॉलोनीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जो प्लानिंग देखते हैं, वही सेम प्लानिंग आपको उन वहाँ के शहरों में नज़र आती है। सबसे पहले जो सिटी होती थी हमारे पास वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती थी, पहला सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। उसके बाद ग्रिड सिस्टम की बात करें, रोड जो होती थी जैसे हम देखते हैं आज भी सारी रोड्स हमारी एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती है। ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम रोड्स का हमें देखने को मिलता है।
प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलता है हमें देखने को कि किस तरह घरों में के बाथरूम्स का पानी रोडों के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता था सिटी से। उसके बाद प्रॉपर हाउस प्लानिंग, हर घर में बरामदा होना, हर घर में किचन होना, सारे घर हवादार होना। उसके अलावा सारे घरों की जो मेन दरवाजे हैं वो सब स्ट्रीट्स में या फिर छोटी गलियों में निकलते थे, ना कि मेन स्ट्रीट पे, ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। फिर वहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिलते हैं, ग्रैंडरीज देखने को मिलते हैं। इसका मतलब आज के समय के ही समान उस समय की जो सिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिटीज़ अब राइट नाउ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो लेट्स सी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन। तो पहला है नेचुरल डिज़ास्टर। माना गया है कि हो सकता है कि लगातार वुड का यूज़ करते थे ये लोग, तो जंगल ख़त्म हो गए हों जिससे उस रीजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। ठीक है, तो हो सकता है कि क्योंकि फ्यूल कम था, वुड की कमी होने के कारण उन लोगों ने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया। या फिर कोई एपिडेमिक बढ़ गई हूँ, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, कोई महामारी के कारण, जैसे हम देख रहे हैं आज कोरोना फैल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हो सकता है उस समय कोई महामारी फैली हो जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से चले गए हों या फिर ख़त्म हो गए हों। फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें, टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर से कोई बाढ़ आ गई हो इंडस रिवर में, जिसके कारण लोगों को जाना पड़ा हो। फिर एक थ्योरी ये भी है कि आर्यन इन्वेशन, जब सेंट्रल इंडिया से आर्यन से इंडिया आए तो उन्होंने आने से बीच में आते हुए इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। और अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, वी विल मेक इट फॉर यू। प्लस बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।